बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से बेलपति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बच्चे को मेरा पेट पता है। And we should all be proud of him in every way. ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर कल उनसे काफ़ी बात हुई थी, उन्होंने काफ़ी जानकारियां दी थी। आज के डेवलपमेंट पर उनसे और चर्चा करेंगे। मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अश्विनी भट्ट, जाने माने कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और अश्विनी भट्ट वैसे तो कई मसलों पर बात रखते रहे, लेकिन ये जो हालात हैं इनको थोड़ा, क्योंकि वो कश्मीर को जानते हैं करीब से, उस नज़रिए से भी आज समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा भावुक और बहुत ही परेशान करने वाला समय रहा है। मैं इतने रिएक्शंस देख रहा हूं और इन सारे रिएक्शंस में मैं एक ही बात देख रहा हूं कि लोगों में भयंकर गुस्सा है। सरकार तक वो जाहिर तौर पर पहुंच रहा है। सरकार इस पर क्या कड़ा कदम उठाती है, हम देख रहे हैं कि कड़ा कदम उठाया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। वो क्या हो सकता है, उसको जानने की उत्सुकता सभी में है। जनरल कोचर, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि CCS की जो बैठक चल रही है इसकी अहमियत कैसे समझाएंगे आप दर्शकों को, और कड़े फैसले करारे जवाब का क्या मतलब होता है? दो चीजें हैं। एक तो मॉर्निंग से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साउथ ब्लॉक में और मीटिंग्स चल रही थी 11 बजे से। हमको जानकारी है कि वहां पे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और 3 चीफ और CDS और NSA, तो इन सबकी मीटिंग्स चल रही थी। बिकॉज ये जो ब्रीफिंग्स थी और क्योंकि अभी होम मिनिस्टर का दौरा था, उसको वहां से लौटे थे तो जानकारी थी, और फौज के चीफ्स ने अपनी अपनी ब्रीफिंग करी है और ऑप्शन डिस्कस हो रहे थे कि किस प्रकार का इसका जवाब होना चाहिए। और इस मीटिंग के बाद शाम को फिर प्राइम मिनिस्टर के निवास पे ये मीटिंग्स हुई हैं। इसमें CDS और ये पूरी जो CCS की टीम है, जिसमें आपका रक्षा मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, और CDS और ये जो बाकी लोग होते हैं NSA। तो अभी ऑप्शंस जो रक्षा मंत्री की एक जो स्टेटमेंट या उनकी एक स्पीच शाम को आई थी, जो मैं सुना है उसमें से, तो मैं इतना उसको मेकआउट अपना कर सका हूं कि कोई ना कोई सख्त एक्शन होने वाला है। टाइमिंग, आप इसको टाइमिंग के ऊपर गौर मत कीजिए, क्योंकि ये फैसला जज्बाती नहीं है, इसको सोच समझ के लिया जाएगा। और क्यों सोच समझ के लिया जाएगा, हम जब इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप एक रिटेलिटरी पाकिस्तान की तरफ से भी अगर कोई भी जवाबी कार्रवाई होती है, उसके लिए भी आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और एक कंटिजेंसी प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपका प्लान A होगा, प्लान B होगा, प्लान C होगा जी। अगर आपका प्लान A आपका कामयाब नहीं होता है तो आप उसमें प्लान B लगाएंगे। ऐसी कंटिजेंसी प्लानिंग हम फौज में करते हैं और ये आपकी CCS मीटिंग में होगा जी। अब जो रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट से मुझे एक्चुअली समझ आ रहा है वो ये है कि टेररिस्ट ही अकेले टारगेट नहीं किए जाएंगे, जो लोग उनके पीछे भी काम कर रहे हैं। और साफ मैं जनरल कोचर इसको थोड़ा डिटेल में आपसे समझूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है। बात पाकिस्तान की नहीं है, बात घर में बैठे हुए दुश्मन की भी है, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने थोड़ी बात कल भी की थी। जनरल बंसल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे थोड़ा सा ये करारा जवाब, कड़ी कार्रवाई जब भी बात होती है, और ये बात भी सही है कि सिविलियंस को इससे मतलब होता है कि उनके जो सेंटिमेंट्स हैं और उनकी सुरक्षा जो है उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
हालांकि संवेदनाएं ये भी होती हैं कि हमला कर दो, ये कर दो, वहाँ मिसाइल दाग दो, इजराइल ने हमास पर जो किया वो कर दो, जैसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बट जैसा जनरल कोचर भी कह रहे थे कि इस पर बहुत विचार किया जाएगा, सोचा समझा जाएगा। संभावित एक्शंस क्या हो सकते हैं, उसको आप कैसे बताएंगे? देखिए, संभावित एक्शन काफ़ी हैं। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर भी आ सकता है। इसमें जो एक हमारा इनके साथ में जो रिवर समझौता है उसको काटा जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और जो आखिरी एक तो करना बहुत ही आवश्यक है, जो उनके कैंप हैं उनको नस्ते नाबूद करना भी बहुत आवश्यक है, जो कि एक कोस्ट, जो पाकिस्तान के ऊपर एक कोस्ट उनको ये फील हो। जो जनरल मुनीर ने जो बयान दिए हैं, तकरीर की है, और जिसका उन्होंने जनरल मुनीर का ही ये सब करा धरा है। वो ISL के चीफ भी रह चुके हैं। सारा करा धरा उनका, उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान अलग अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, और कश्मीर हमारी जुगलर वेन है, वहाँ हम अपने साथियों के साथ में लड़ते रहेंगे, का मतलब जिहाद करते रहेंगे, तो प्लान करके करेंगे। तो ये जो आदमी पर वहाँ की बहुत कॉस्ट डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा आपने बहुत अच्छा ये भी कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो गद्दार हैं, जो जिसको कहेंगे हम ओवरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल हैं, वो कश्मीर के अंदर तो हैं ही, वो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। चाहे आप उधर बांग्लादेश के पास है, बंगाल में ले लीजिए, या किसी भी स्टेट में ले लीजिए, स्लीपर सेल्स हैं। जो स्लीपर सेल्स के बिना ये ऐसा एक्शन नहीं हो सकता। तो अब इसमें मल्टी प्रोन्ज एक्शन डिफरेंट लेवल से लिया जाएगा। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो अपना जो हम एक्सटर्नल क्या उन पर डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल प्रेशर डाल सकते हैं, या अलग थलग तो है ही। अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक टेरर का केंद्र है 9/11 के बाद में। और जब से वहाँ पे उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, तो पहले तो वो मानता नहीं था, अब तो सभी मानते, पूरे कंट्री मानते हैं। और तो और जो चीन उनको ओपनली सपोर्ट करता है अंदर से, वो भी मानता है कि वहाँ टेररिस्ट है, क्योंकि उनके जो लोग होते हैं उनको भी मारा जाता है, जो वहाँ के उनके वर्कर हैं। तो अभी एक तो सारा हो गया कि ये टेररिस्ट एक स्टेट है, वो अलग थलग पड़ गया है। दूसरा जो है संभावित एक्शन, इसके ऊपर में जो मुझे लगता है कि जो होगा या होना भी चाहिए, कि जो टेरर कैंप 42 टेरर कैंप हैं उसके POK के अंदर में, और POK ऐसा हमारा हिस्सा है, और हम कई बार कह चुके हैं पाकिस्तान को उसको खाली करो। तो अभी POK को लेने का समय आ गया है, क्योंकि टेरर कैंप के ऊपर में भी स्ट्राइक करने से कोई फायदा नहीं है। एक मिनट और लूंगा, क्योंकि उन्होंने सब खाली कर दिए हैं वो। तो वहां पर उसको ऑक्यूपाई करके वहां नस्ते नाबूद कर दिया जाए। वहां की जनता भी चाहती है भारत के साथ मिलने, और वहां हिंदुस्तान की आर्मी का वो होना चाहिए, हिंदुस्तान का राज होना चाहिए। तो इसमें दो फायदे होंगे, एक तो टेरर एक्ट खत्म हो जाएंगे, और ये आसिम मुनीर जैसे लोग जो इस तरह से भड़का रहे हैं, इनको पता चल जाएगा कि आगे बिल्कुल कभी करेंगे ही नहीं है, कि अब तो सिर्फ POK ही गया है और सारा पाकिस्तान ही इस तरह से चला जाएगा। तब इनको जाके इस बात को समझ आएगा। जी आपने ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही है, POK वाला जो एंगल आया है, क्योंकि POK को लेने का समय आ गया है। ये बात अपने, हालांकि POK हम हमेशा से अपना अभिन्न हिस्सा मानते रहे हैं, लेकिन हम कश्मीर के हालात देख रहे हैं, और कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन रोकने जो एक प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों को कमज़ोर करने में POK में चल रहे ये टेररिस्ट कैंप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जो बार बार सवाल आते हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ से आ रहे हैं। और दूसरा इसकी जड़, यानी ये जो जहनियत है, आतंक की जहनियत, इस पर भी वार करना ज़रूरी है, इसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। अश्विनी जी, मैं आपसे थोड़ा डिटेल में बात करना चाह रहा हूं, लेकिन एक शॉर्ट कमेंट ब्रेक पर जाने से पहले ले लेता हूं, फिर ब्रेक के बाद बात करेंगे। पहलगाम में जो कुछ हुआ स्पष्ट तौर पर बहुत ही सोचा समझा है। पता है टेररिस्ट देश भर से आएंगे, पता है कि यहाँ सिर्फ कश्मीर पर हमला नहीं होगा, ये पूरे देश पर हमला होगा। अलग अलग जगह के टूरिस्ट यहाँ चिन्हित करके, नाम पूछ के, धर्म मजहब पूछ के, कलमा पढ़वा के उनको मारा जा रहा है। कुल मिलाकर ये वेल प्लान्ड अटैक था। कुल मिलाकर ये कश्मीर में जो अभी एक तरह से विकास की रफ्तार पकड़ी थी, उसको डीरेल करने की कोशिश थी। अश्विनी जी, क्या आप इसी नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए प्रवीण जी, जो ये कल का जो नरसंहार हुआ है पहलगाम में, इसका अगर आप थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करें, इस पे एग्जैक्टली जो हमस ने अभी इजराइल में 7 अक्टूबर में जो अटैक किया था, पूरा उसका जो इम्प्रिंट है, ये एग्जैक्टली सेम मॉडस ऑपरेंडी है। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कुछ महीने पहले हमस के कुछ ऑपरेटिव्स ये POK के जो ट्रेनिंग कैंप्स में हैं, उनका वहाँ विजिट हुआ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये हमस से इंस्पायर्ड है या उससे एक इंस्पायर्ड ये है, आप देखिए डैश कैंप्स,
ये जो आतंकी है, ये कोई लोकल आतंकी, ये कोई 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग देके ये उनका काम नहीं है। अगर आप इसकी प्लानिंग देखिए, द मेटिकुलस प्लानिंग जो अगर इसकी जैसी की है, जो टारगेट और जो स्पॉट इन्होंने पिक किया, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का वो नहीं है, ये इजीली इनग्रेस कर पाए और उसके बाद एग्रेस कर पाए वहाँ से। इनके पास डैश कैम्प्स थे और जिस हिसाब से इन्होंने एक धर्म के नाम पे हिंदुओं को चिन्हित करके उनका नरसंहार किया, तो ये इस पे पूरी हमस की एक इम्प्रिंट है। अब क्वेश्चन ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि अगर ये हमस स्टाइल टेररिस्ट अटैक था, क्या भारत इजराइल बन सकता है? क्या हम जवाब जैसे इजराइल ने अपने जो सिटीजन्स का नरसंहार हुआ, जैसे उनने बदला लिया, क्या हम में वो विल है, क्या हम में वो क्षमता है, क्या हम में वो विल पावर है कि हम पॉलिटिकल विल है कि हम उसी हिसाब से इसका एवेंज करें? नंबर 1। नंबर 2, हम में शत्रु बोध होना चाहिए। जो भारत में, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो या चाहे कॉमन सिटीजन है, हम में शत्रु बोध मिसिंग है। पिछले 40 साल से हमारा देश जो है वो आतंकवाद से ग्रसित है और आज तक हम एक ही बात की पीपड़ी बचाते आए हैं कि इसका टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी जो मुल्ला, जो मैं उसको मुल्ला मुनीर बोलता हूं, मुल्ला मुनीर का जो अभी बयान आया 1 हफ्ता पहले, वॉज दैट नॉट क्लियर? क्या वो क्लियर नहीं था कि वो धर्म के नाम पे वो बात कर रहे थे? अभी जो कल 28 लोगों की जो मृत्यु हुई है और अभी इतने जख्मी हैं, क्या उन्होंने धर्म के नाम पे उनकी हत्याएं नहीं करी? हम कब जागेंगे इसको? हम शत्रुबोध कब शत्रुबोध हमारे में कब जागृत होगा और हम कब पहचाने द रूट ऑफ द प्रॉब्लम? नंबर 3, जिन टेररिस्ट ने ये अटैक किया है, जो ये नरसंहार को जो एग्जीक्यूट किया है, उनको तो हंट डाउन किया जाएगा, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट, बट इसका सोर्स कहीं और है। हम कैंसर का इलाज बैंडेड लगा के नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान का जो इसका इवन ट्रेनिंग कैंप्स इसका सोर्स नहीं है। सोर्स है इसका पंजाब, सोर्स है इसका पाकिस्तानी आर्मी। टिल द टाइम वी हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, तब तक हम इस प्रॉब्लम का तब तक जो है समाधान आप नहीं, तब तक आप खाना पूर्ति करते रहिए और वो जो मंकी बैलेंसिंग जिसको कहते हैं वो करते रहिए, वो होता रहेगा। नंबर 4, लास्ट पॉइंट मैं आपको प्रवीण जी बता दूं, उनसे ज्यादा इनको पूरी की पूरी जो इनका जो मैप्स थे, जो इनका पूरा जो रूट था, जो इनका लोकल सपोर्ट था, वो पूरा लोकल है। जब तक हम वहां भी इंडोक्ट्रिनाइजेशन इस देश में, स्पेसिफिकली कश्मीर में और देश में भी, वो उसको जो जड़ से उसका समाधान करें, तब तक ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। आपके रोहिंग्याज, आपके बांग्लादेशीज लाखों की तादाद में पूरे जो आपके कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों में और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इवन जम्मू में जो मेजर आर्मी कैंप है उसके आसपास के 1 किलोमीटर में अश्विनी भाई, मैं इस पर बात अभी थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे। आपके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसमें मैं दोनों जनरल्स मेरे साथ जो मौजूद हैं उनसे भी बात करूंगा कि हमास के अंदाज में अटैक हुआ है, लेकिन क्या हम इजराइल के अंदाज में जवाब दे पाएंगे, ये एक बात हुई। दूसरी बात जो इंटरनल, जिस पर अभी जनरल बंसल भी बोल रहे थे, जनरल कोचर ने भी इस बात को रखा है कि हम सब जानते हैं कि अंदर भी दुश्मन बैठा हुआ है और जहनियत, आपने कहा रोहिंग्यास, मैं कहता हूं वो हर शख्स जो इस देश को अपना देश नहीं मानता, जो राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि धर्म नहीं मानता, जो दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता, ऐसा हर शख्स इन आतंकियों को पोषित करने वाला है, इस जहनियत को पोषित करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग सोशल मीडिया पर या किसी भी जगह पर घटिया राजनीति, ओछी राजनीति के चक्कर में अपने देश के खिलाफ, यानी आप किसी भी तरह से इस पर कोई टिप्पणी करते हैं और वो किसी कॉन्स्पिरेसी जो कि पाकिस्तान की भाषा और ऐसी बात को कहती है, तो खबरदार हो जाइए, आप अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये एक तरह का देशद्रोही माना जाएगा। लेकिन मैं देखता हूं कि कई लोग यहाँ की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों को मिक्स कर देते हैं और ये बड़ी गंभीर समस्या है। अभी नहीं चेते तो आगे बहुत समस्या आने वाली, चाहे जितनी राजनीति आप करते रहना। राजनीति एक अलग मसला है, देश की सुरक्षा एक अलग मसला है। दूसरी अहम बात यह है, अश्विनी भट्ट जी अभी कह रहे थे मुझसे, और ये बात अभी चर्चा में पहले निकली है कि एक ऐसा मौका है जब आतंक पर आखिरी बार
या फिर बड़ी लड़ाई की शुरुआत हमको करनी पड़ेगी और इस प्रेशर को बिल्कुल कम नहीं होने देना। ये तकलीफ का समय है, दर्द का समय है, लेकिन यही दर्द आपको राह दिखाएगा। जनरल कोचर, इसी पर आपकी राय चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मौका है जो बहुत तकलीफ देने वाला जरूर है, लेकिन एक ऐसा अवसर या एक ऐसा मौका भी है जो हमको बड़ी लड़ाई के लिए आगे बढ़ाता है, थोड़ा सा पुश करता है कि नहीं, अब रुको मत? ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये मैं ये गवर्नमेंट को लेना है डिसीजन कि गवर्नमेंट क्या सोचती है कि क्या कदम होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि कोई इतना एक्सट्रीम स्टेप अभी गवर्नमेंट अपने लेने वाली है। और दूसरा एक मिसकंसेप्शन पीओके के बारे में ना, तो मैं सुनता रहता हूँ हम ले लेंगे पीओके, हम ये कर लेंगे वो करेंगे। लेट मी टेल यू, एक आपको रियलिज्म में मैं लेके जाना मांगता हूँ। POK is beyond the capability of the Indian Armed Forces as on day. जब आपके पास कैपेबिलिटी आएगी हम बात करेंगे। अभी बोलने के लिए बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आती हैं और मैं इस फौजी अफसर को भी देखता हूं कि POK ले लेंगे। अरे भाई, POK इज नॉट अ स्मॉल प्लेस टू टेक, इट्स अ लार्ज एरिया। वहां पे पाकिस्तान की फौज के अलावा चाइना की भी डिप्लॉयमेंट है, वहां पे मिसाइल बेसिस हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज POK में है क्या। वो जानकारी के बाद ही आप स्टेटमेंट अपना दे सकते हैं कि हमारी फौज, हमने इतनी वॉर गेम्स करी हैं, जो हम रेड लैंड और ब्लू लैंड की वॉर गेम्स करते हैं, हम मुश्किल से 15-20 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जा पाते हैं और हमारी वॉर गेम वहीं पे खत्म हो जाती है। तो उतनी हमारी कैपेबिलिटी। और आप कोई भी लड़ाई में देख लीजिए हम कितना अंदर पाकिस्तान में जा पाए। जब हम अपनी लड़ाई जीते भी हैं 71, 65, आप इस जिसका भी जिक्र कर लीजिए। तो लेट्स ब्रिंग रियलिज्म इन आवर डिस्कशन, और हम ऐसी लूज स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये आपने अभी जिक्र किया आर पार की लड़ी। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आज आप आपके डिफेंस को 1.6 या 1.7% अपना GDP का हिस्सा देते हैं, तो आप अपने डिफेंस को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना आप उसको सस्टेन कर पाए। आज आपके डिफेंस के पास डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है। आप ये मान के चलिए, बिकॉज मैं इस क्षेत्र में रहा हूं और मैं आपको कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूं, आज आपके पास डिफेंस की कैपेबिलिटी है, आप अपने भारत की रक्षा कर सकते हैं, पर आप अंदर नहीं जा सकते 40, 50, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बिफोर वी मेक स्टेटमेंट्स। अपनी कैपेबिलिटी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एक मेजर एक्शन हो तो उसमें आपको डिफेंस को भी मजबूत करने की जरूरत है। जी जनरल बंसल, मुझे लगता है जनरल कोचर जो बातें कह रहे थे उसमें आपने जो POK वाली बात कही, शायद उसको भी वो एड्रेस करना चाह रहे हों, या फिर भी उनकी जो बातें आप खुद, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप उनके स्टेटमेंट कैपेबिलिटी पर जो उन्होंने बात कही है उससे कितने मुतासिर हैं, या आपका रुख इस पर कुछ थोड़ा अलग है? देखिए, मैं काफ़ी हद तक उनकी बात से सहमत हूँ, और ये मैं बहुत चैनल पे पहले कह चुका हूँ कि हर आर्मी को सस्टेन करने के लिए बजट की ज़रूरत होती है। हमारा बजट जो है वो डिफेंस का करीब $80 बिलियन, जबकि चाइना का $300 बिलियन है, अमेरिका का $800-900 बिलियन है, जिसको 1 ट्रिलियन कह रहे हैं। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो रशिया से काफ़ी डबल है, लेकिन रशिया का बजट जो पहले जो अबाउट $65 बिलियन था, उन्होंने बढ़ा करके उसका $130 बिलियन कर दिया। तो बजट बढ़ाने की ज़रूरत तो है, पर जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। कारण उसका ये है कि उनका बजट हमसे 1/10 है। जैसे हमारा 80 बिलियन है तो उनका 7 ही बिलियन डिफेंस का बजट है। तो जहाँ तक POK को लेने की बात है, या पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन होता है, तो इंडिया विल ओवर पावर। देयर इज नो क्वेश्चन दैट दे स्टैंड एनीवेयर। उनकी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो एक बिजनेस आर्मी है, बिजनेस चलाती है। उनके जो खुलेआम बिजनेस चलते हैं, उनका जो है कितना करप्शन है, जनरल्स हैं वो सब पैसा जो है बाहर भेज देते हैं। तो जो हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के वैसे भी, और उनके आर्मी के बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं कि उनके पास में पैसा नहीं है पेट्रोल डालने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए भी।
अभी जो है इस समय उनको सपोर्ट कहाँ से, पहले थोड़ा बहुत अमेरिका से मिल जाता था, वो तो सपोर्ट मिलेगा नहीं। चाइना का सपोर्ट है, चाइना अपने मतलब से देखता है कि उसे क्या फायदा क्या नुकसान है। तो इस समय हम अच्छी स्थिति में हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन मिलिट्रीली पाकिस्तान के अगेंस्ट में किया जा सकता है। इन सब बातों को देखते हुए मैं इस बात को कर रहा हूँ कि मैं एग्री करता हूँ। इनफैक्ट जब जनरल कोचर कह रहे थे तो मेरे जहन में आया, हालांकि समय की सीमा होती है, कि हम ये कैपेबिलिटी की जब बात आती है, हो सकता है हम अमेरिका चाइना के मुकाबले हमको सोचना पड़े, लेकिन यहाँ पर अभी बात पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के मुकाबले हमारी कैपेबिलिटी क्या है इसको जांचने की है। वो पीओके की बात कर रहे थे, बेशक हो सकता है कि वहाँ पर बहुत जमावड़ा हो, वहाँ की स्थितियाँ बहुत डिफ़िकल्ट हो, लेकिन भारतीय सेना की कैपेबिलिटी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि पीओके क्या है, इससे भी अगर बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आए तो हम उनको पूरा कर सकते हैं। सीसीएस की बैठक के बाद किस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं उसकी तस्वीरें लगातार चल रही हैं और एमईए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोनों जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। केएम शर्मा एमईए की जो ब्रीफिंग होगी उसमें मौजूद है, मोहित शुक्ला यहाँ सीसीएस की बैठक के दौरान मौजूद थे। तो मोहित, क्या अपडेट आपके पास है? हालांकि हम जानते हैं सीसीएस की बैठक से ऐसे जानकारियां एकदम से निकल कर आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या कुछ इनपुट आपके पास आ पाए? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले आपको एक बड़ी और अहम जानकारी दे देता हूं। कैबिनेट कमेटी खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल चुके हैं। उनके अलावा रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी जिनकी गाड़ी भी अभी कुछ देर पहले ही यहां पर निकली है। तो लगभग 2.5 घंटे ये मीटिंग चली है। सीसीएस की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग हुई है। कई सारी चीजों को लेकर ब्रीफ किया गया है और इससे पहले सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने बाहर रूम में एक तरह से आपको बताऊं कि 2.5 घंटे से ज्यादा रक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। और आप समझिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो उस मीटिंग में क्या इनपुट्स मिले हैं, किस तरीके से क्या क्या इनपुट जुटाए गए हैं। एचएम ने भी अपने स्तर पर, आप देखिए एचएम खुद यानी कि गृह मंत्री अमित शाह खुद आपको देखा आपने कि उस एरिया में गए, उस लोकेशंस पर पहलगाम में गए थे। उसके अलावा उन्होंने उस अस्पताल का दौरा किया, उन्होंने पीड़ितों परिजनों से मुलाकात की। तो बहुत सारा इनपुट उनके पास भी था। तो कई सारी इनपुट्स को लेकर, अलग अलग चीजों को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, अधिकारियों ने मंत्रियों को इनपुट दिए। और अब आप एक बात समझिए कि सीसीएस की मीटिंग लगभग 2.5 घंटे चलती है। 2.5 घंटे के बाद अब इसका समापन हुआ है। राजनाथ सिंह बाहर निकल गए हैं। उसके अलावा मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं, अभी गृह मंत्री अमित शाह अंदर ही है। यानी कि अभी कुछ इनपुट्स हो सकता है कि वो इनफॉर्मल कुछ चीजें उनके आपस में पीएम के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं या कुछ और वजह हो सकती है, लेकिन अभी वो बाहर नहीं निकले हैं। जो अभी तक की जानकारी है, जो मैंने खुद देखा है, वो राजनाथ सिंह का ही काफिला बाहर निकला है। जी, आप मोहित नजर बनाए रखें, दोबारा आऊंगा। जनरल बंसल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि कई मौकों पर ऐसा हुआ है, हमारे खासकर रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम समय आने पर पीओके को ले लेंगे। और उसी के साथ में कई बार हमारे जो सेना अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि हम तैयार हैं, सिर्फ हमें गवर्नमेंट के जो गो अहेड की सिग्नल की जरूरत है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी सेना अध्यक्ष ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देगा जब तक कि वो स्थिति को पूरी तरह से भांप ना ले और उसको ना देख ले कि हाँ वो उस कार्य को कर सकता है। कोई ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारी सेना काफी कैपेबल है। जितना भी उनका जमावड़ा हो, जब एक प्रहार होता है, स्ट्रेटजी होती है, जब वॉक ओवर होता है, जैसे कि कोलैप्स हुआ, 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था वहां पर और बांग्लादेश में, तभी वो ये कह रहे थे कि नहीं हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि इनकी सेना जो वो डिमोरलाइज है, इनके सारे अफसर करप्ट हैं। और जो करप्ट होने के नाते से उनके बीच में आपको एक और बहुत अहम बात ये मैं बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान की सेना के अंदर में छोटे अधिकारी हैं, कर्नल, मेजर, कैप्टन, उन्होंने कुछ दिन पहले मुनीर को ये लिखा था कि आप फौज छोड़ दीजिए, आपने फौज को बदनाम कर दिया है, आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं और इसमें बिजनेस करते हैं और अपने भले के लिए कर रहे हैं। आपने अपनी बेटी को जो है एक अलग तरीके से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिला दिया है। तो इस तरह की जो उनकी आर्मी है उसके अंदर में बहुत असंतोष है, तो वो कैसे लड़ेगी जब लीडरशिप पे? तो ऐसी स्थिति में ये मोराल के ऊपर में होता है। हमारी फौज के जवानों का भी मोराल बहुत अच्छा है, हमारी जो है अफसर का, सबका बहुत ज्यादा मोराल अच्छा है, कैपेबिलिटीज है, स्ट्रेंथ है और इक्विपमेंट है। तो इस समय सबसे बड़ी बात, इजराइल पर जब अटैक हुआ, अश्विनी जी ने जो सवाल उठाया था वो बरकरार है अब भी कि हमास के अंदाज में ये अटैक हुआ, ऐसे ही सिविलियंस को मारा गया था, चुन चुन कर मारा गया था। म्यूज़िक प्रोग्राम के दौरान लोगों को मस्ती करते हुए आनंद में जो लोग थे उनको मारा गया था और वेल प्लान्ड तरीके से मारा गया था। किसी ने नहीं सोचा था
कि ये बात सिर्फ हमास की नहीं थी, ये बात सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं थी, ये बात हिजबुल्लाह ईरान की भी थी और उनकी ताकत जो है वो काफ़ी बड़ी ताकत थी। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर अगर सिर्फ कैपेबिलिटी का आकलन होता रहता तो शायद ही इस झंझट में पड़ने की कोई देश सोचता। लेकिन एक बार जब फिर मिशन शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपना फुल सपोर्ट किया, जैसा अमेरिका कह रहा। हालांकि फ़िलहाल इस क्षेत्र में हमें किसी के सपोर्ट की या दखल अंदाजी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अमेरिका का कहना आतंक की लड़ाई में हर तरीके से हम आपके साथ हैं, पुतिन कह रहे हैं हर तरीके से हम आपके साथ हैं। तो वो तरीका क्या है ये भी समझ लिया जाए, ये दोस्ती यारी को देख लिया जाए। अश्विनी जी, अभी बहुत सारी बातें आई हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पैनल पर हम चाहे जितना डिस्कशन कर लें दर्शकों के सुनने समझने के लिए, और जनरल बंसल की तरह, जनरल कोचर की तरह जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने निजी जीवन के अनुभव से भी बातें रखते हैं, बट क्या करना है वो सरकार को तय करना है। स्टिल, क्योंकि आप कश्मीर को जानते हैं और ये प्रॉब्लम जितनी बार मैं सोचता हूँ बहुत भारीपन देती है कि ये बात जहनियत की है और ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, ये दुनिया के कई देशों की परेशानी है, ये मानवता की परेशानी है। इसकी जड़ पर कैसे करेंगे हमला? देखिए प्रवीण जी, अगर आप मुझसे पूछे तो एक 3 pronged अप्रोच होना चाहिए। और पीओके पे हमला करें, हम उसको लें, उसको रिटेन कर पाएं, मैं उधर तक नहीं जाऊंगा। लेट मी टॉक अबाउट 3 लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के पास अभी 3 मेजर फॉल्ट लाइंस हैं। एक बलोचिस्तान है, एक KPK खैबर पख्तूनख्वा है, और अभी रिसेंट में जो अफगानिस्तान के साथ उनका जो ड्यूरेंट लाइन का जो वो है। हम उन फॉल्ट लाइंस जो कि अब बहुत चौड़ी हो रखी हैं, वी नीड डिप्लोमेटिकली, हमें उन 3 फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, फंड दैट। और हमें यहाँ पे दिल्ली में एटलीस्ट बलूचिस्तान का एक जो है बलूचिस्तान राज्य को मान्यता देके उनकी एक एम्बेसी जो है दिल्ली यहाँ पे चाणक्यपुरी में हमें खोलनी चाहिए। और जो भी उनको सपोर्ट अभी तक हम चाहे दे रहे थे कोवर्टली या नहीं, बट ओवर्टली हमें डिक्लेयर करके उनको जो भी फाइनेंशियल और जो आर्म्स की सपोर्ट है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो देना चाहिए, इन ऑर्डर कि वो वहां के जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वहां पे उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनको उनको एक मान्यता मिले, एम्बोल्डन हो वो, और वो फॉल्ट लाइंस और गहराएं। नंबर 1। नंबर 2, एट एन आर्मी लेवल हमने पिछले 4 साल के करीब पहले हमने यूनिलैटरल पाकिस्तान के कहने पे, क्योंकि पाकिस्तान की वो कैपेबिलिटी नहीं थी, उनके पास बंदूक तो थे बट बंदूक में गोली नहीं थी, आर्मी तो थी बट आर्मी के गाड़ियों में, आर्मी व्हीकल्स में तेल तक नहीं था। तो उन्हें एक सीज फायर, LOC पे सीज फायर का एक एग्रीमेंट जो हमने हैप्पीली किया, जो मैं मानता हूं कि स्ट्रेटेजिकली सबसे बड़ा ब्लंडर था। वी नीड टू एक्टिवेट LOC एक्टिवेट करने के लिए हमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। लेट आर्मी एक्टिवेट LOC, और वहां के जब ताबूत जो उनके बंकर्स में बैठे हैं, और बंकर्स वी नीड टू बी क्लियर, बंकर खाली आर्मी के लिए यूज नहीं होते, उनके डिफेंस के लिए बंकर उनके एक्चुअल लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां से वो अपना टेररिज्म जो है इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। सो वी नीड टू हीट अप, एक्टिवेट LOC। नंबर 3, हमारा जो इंटरनल, जो हमारे अंदर, बिकॉज 2.5 फ्रंट वॉर है, जो हमारा जो आधा जो फ्रंट ऑफ वॉर है, वो जो इंटरनल हमारे जो अंदरूनी जो दुश्मन है, आई थिंक उसके लिए CRPF और पुलिस जो है वो काफी है। सो एक 3 pronged अप्रोच होना चाहिए, और एक कोहेसिव 3 pronged अप्रोच। और जितना मैं कल से पब्लिक का जितने भी हमारी चर्चाएं हो रही हैं, आई थिंक पब्लिक इस टाइम पे गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल साथ है। और अगर इनकेस गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है और पब्लिक का सपोर्ट भी चाहती है, तो आपके रिपोर्टर हैं हर जगह, आपके चैनल के रिपोर्टर हर जगह हैं, आप कॉमन सिटीजन का कहीं पे भी इंटरव्यू कर लीजिए, पूरे देश के सेंटिमेंट है, एग्री सेंटिमेंट आपको एक जनमानस में मिलेगा। तो एक 3 pronged अप्रोच है। वी कैन नॉट लेट पाकिस्तान गेट स्कॉट फ्री। और लास्ट, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ट्रीटी 2 सभ्य देशों के बीच में होती है। ट्रीटी एक डेमोक्रेटिक, एक एस्टैब्लिश्ड नेशन और एक रोग नेशन और एक टेररिस्ट नेशन के बीच में नहीं होती है। वी नीड टू कैंसिल, बैक ट्रैक फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान का बाशिंदा एक कतरे पानी के लिए तरसना चाहिए।
ये चार स्टेप्स हमें इमीडिएटली स्टार्ट करने चाहिए। ये मेरा सुझाव। मुझे लगता है सीसीएस की बैठक में कुछ ऐसे ही मसलों पर विचार हुआ होगा, इस पर बात करेंगे। जनरल बंसल से भी मैं वो जो इजराइल वाली बात आपने कही है उस पर हम, और इजराइल हमारा अच्छा दोस्त भी है और हाल के दिनों में तो हमारे रिश्ते और मजबूत हुए हैं, तो मैं वो स्ट्रैटेजिकली कितना हमको सपोर्ट करता है या कितने हम तैयार हैं उस बात को लेकर, और आपके ये जो 4 पॉइंट हैं इस पर भी मैं राय लूँगा। जनरल बंसल, एक बात तो साफ है कि जो अश्विनी जी कह रहे थे उसमें कई संधियां होती, कई और तरह के दबाव होते हैं, लेकिन ये कोई पहला अवसर नहीं है कि बातचीत या संधियों के ज़रिए या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के ज़रिए, डोजियर्स के ज़रिए, इनके बहुत सारे रास्ते निकाले हैं हमने। और लड़ाई किसी को पसंद नहीं है, सभी का नुकसान है, लड़ाई होगी तो नुकसान हमारा भी है, लेकिन क्या करें अब इसको, अगर जड़मूल नष्ट करना है और इस पर कोई ऐसी कार्रवाई करनी है जिसे अंतिम प्रहार जैसा कहा जाए, तो सैन्य एक्शन के अलावा कोई चारा बचता भी नहीं है। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया इसको, और मैं बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। लड़ाई किसी के भी हक में नहीं है। अच्छे अच्छे देश बर्बाद हो जाते हैं, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। रशिया की इकोनॉमी कहाँ चली गई है, इजराइल की अपनी इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है, और इजराइल को हम अपने से पैरेलल नहीं कर सकते। मैं इसके 2 कारण बताता हूँ, 2-3 कारण कि इजराइल दूसरी तरह का कंट्री है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, उनके पास में मोसाद जैसी एजेंसी है जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है, जाके जो है उनको एलिमिनेट कर देती है बाहर जाकर के। दूसरा, आप ये देखिए कि 1 साल से ज्यादा हो गया उनके जो बंधक थे वहां पे 250, और जिसमें से अभी 59 अभी भी जेल में हैं, और इतने प्रदर्शन हो रहे हैं उनके यहाँ, इतना विरोध हो रहा है। अभी ये इस तरह का विरोध किसी और कंट्री में झेला जा सकता नहीं झेला जा सकता जितना विरोध करने के बाद। और रही आपने जो इसकी बात है कि प्रतिबंध लगाए, ये करो वो करो, उसका कोई खास इफेक्ट होता नहीं है। संधि तोड़ दो या हम जाके इधर उधर कुछ करें डायरेक्ट, उससे कोई इसलिए फर्क नहीं होगा कि इन बातों को देखते हुए जो अमेरिका की पॉलिसी रहती है वो बिल्कुल किसी भी कंट्री को सैंक्शन करके, प्रतिबंध लगा के वहां पे उसको, जो जैसे ईरान जैसे कंट्री को वो सोचते हैं कि या रशिया के ऊपर, लेकिन किसी के ऊपर कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकल जाता है। इन बातों में कोई भी पानी कहीं से और से ले ले, कुछ ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता ये कोई ज्यादा कारगर करता है। गॉट इट सर। हम सब अपनी भावनाएं रख रहे हैं, हम जानते हैं कि जो फैसला लेना है सरकार ने लेना है, जो एक्शन लेना है वो सेना ने लेना है। अश्विनी जी, क्योंकि चलते चलते क्लोजिंग कमेंट होगा, बहुत संक्षेप में बताएं आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शायद हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिले। देखिए, ये जो माताएं बहनें हमारी अभी भिलक भिलक के रो रही थी, आप भी कैप्शन चला रहे थे, इनके आंसू व्यर्थ तो नहीं जाने चाहिए, इनके आंसू व्यर्थ तो नहीं जाने चाहिए। हमें पाकिस्तान जैसा रोग नेशन, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट नेशन, उनके इंटरनली इतने रिफ्ट्स हैं उनमें, इंटरनली इतना आर्मी और पॉलिटिकल क्लास में बिटवीन एथनिसिटीज़ इतनी फॉल्ट लाइंस हैं। हम उनके सामने ऐसे निराश, मायूस, अरे इसमें पैसा जाएगा, इसमें जान जाएगी, ये इतनी पेसिमिज्म अप्रोच लेके, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब, देखिए मैं एक बार फिर कह देता हूं कि हम सब की, चाहे वो मेजर जनरल बंसल ही हों, मेजर जनरल कोचर हों, बेशक वो सेना के बड़े पदों पर रहे, लेकिन हमारी अपनी भावनाएं भी होती हैं कि इंसान के नाते, एक भारतीय के नाते अपनी संवेदनाएं होती हैं। हम अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार ने जो करना है वो करना है और वो सबको दिख जाएगा। देखिए प्रवीण जी, हम यहाँ 10 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनको खाना खिला रहे हैं। $600 बिलियन का हमारा फॉरेक्स है, वो कोई शोपीस तो नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल इंडिया को जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है आपके अग्नि, और मैं एस्केलेशन मैट्रिक्स में वहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप अपना अग्नि मिसाइल्स और सुखोई और रफेल लेके घुस जाओ या न्यूक्लियर वो कर लो, बट देयर आर वेज एंड मीन्स टू पनिश, यस, एंड वी नीड टू एक्सप्लोर। हमें एक्सप्लोर करना चाहिए वो सब, एंड हिट इट वेयर हर्ट्स देम द मोस्ट। यस, ये आपने ठीक कहा, जहां पर दर्द सबसे ज्यादा होना वहीं चोट करो। मेजर जनरल बंसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनरल बंसल लगातार हमारे साथ बने रहे हो, आपने जानकारी दी। क्या बोलते भेलपुरी खाने से बेलपति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। We should all be proud of him in every way.
ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा।